पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं हमने पढ़ ली है और फ्रांस के संविधान में संसद हमने पढ़ लिया है। अनुच्छेद 24 फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि फ्रांस में एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, नेशनल असेंबली और सीनेट। उसका निर्वाचन, उसकी कार्यस्थिति, उसके विशेषाधिकार और उसकी रचना, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांस का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में है। यदि हम राष्ट्रपति में बात करते हैं तो जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति विश्व में हैं तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति के पास में भी बहुत अधिक शक्तियां हैं। अमेरिका से थोड़ी कम, लेकिन बहुत विश्व के अनेक देशों से बहुत अधिक शक्तियां हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जितना ही एक विशेष अधिकार रखने वाला व्यक्ति है फ्रांस का राष्ट्रपति। हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो दोनों का मिश्रण पाया जाता है। वहाँ पे जो संसद है वो निर्बल, बल्कि राष्ट्रपति अधिक पावरफुल है। राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति प्राप्त है, संविधान द्वारा दी गई है। तो हम अभी आज देखेंगे कि उनके पास में ऐसी कौन कौन सी शक्ति है, कैसे शक्तिशाली है, एक कैसे विशेष शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास में 5 प्रकार की मुख्य शक्तियां हैं, जिसमें से पहली शक्ति है स्वविवेकीय शक्तियां। स्वविवेकीय शक्तियां और दूसरी है मार्गदर्शक के रूप में शक्तियां, तीसरी न्यायिक शक्तियाँ, चौथी विधायी शक्तियाँ, 5वीं विदेशों से संबंध बनाना, संधियाँ करने, विदेशी मामलों में शक्तियाँ। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास में स्वविवेक की बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। यदि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का पद होता है। जैसे हमारे भारत की बात करें तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, शक्तियां नाम मात्र की होती है। लेकिन क्योंकि फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण है ना, तो यहाँ पे राष्ट्रपति की भी बहुत अधिक शक्तियाँ हैं। तो उसमें पहली शक्ति क्या है? स्वविवेकीय शक्तियाँ। और फिर क्या है? मार्गदर्शक के रूप में शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, और उसके बाद में है विदेशी स्थिति कैसी है। तो विदेशी मामलों में देखो क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम विदेशी मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियाँ करते हैं। देखिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वह सबसे पहले नियुक्तियां करता है। विदेशी मामलों में हम शक्तियां पढ़ रहे हैं, उसमें पहली जो शक्ति है कि राजदूतों की और विदेश दूतों की नियुक्तियां फ्रांस के राष्ट्रपति करते हैं। यह केवल राष्ट्रपति नियुक्तियां ही नहीं करते, बल्कि जो विदेशों से आए हुए विदेशी दूत हैं या राजदूत हैं, वह जो अपने देश से प्रमाण पत्र लाते हैं, सर्टिफिकेट लाते हैं, वह फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम पर लाते हैं। देखिए, विदेशी मामलों में पहली शक्ति हो गई कि राजदूतों और विदेश दूतों की नियुक्ति करता है फ्रांस का राष्ट्रपति। और उसके अलावा क्या करता है, जो विदेशों से राजदूत आए हुए होते हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रमाण पत्र लाते हैं। उसके बाद में देखिए, सेकंड है कि जो भी विदेशी संधियां होती है, जो भी विदेशों से समझौते होते हैं, वो फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। हालांकि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी संधि करता है, यदि राष्ट्रपति कोई भी संधि या समझौता विदेशों से करता है तो उसे संसद से स्वीकृति लेनी अनिवार्य है।
तो देखिए, लेकिन ये है केवल सैद्धांतिक स्थिति है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनको बहुत विशेष स्थिति प्रदान की गई है। लेकिन अनुच्छेद 53 फ्रांस के राष्ट्रपति पर कहीं न कहीं सीमा लगा देता है, इस बात की सीमा कि संसद की स्वीकृति के बाद ही विदेशों से संधि या समझौते किए जाएंगे। उसके बाद में देखिए, इसके यहाँ पे राजदूतों की भी और उसके बाद में विदेशों से संधियाँ और समझौते पूरी तरह से, यदि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो पूरे विश्व में फ्रांस का प्रतिनिधित्व फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे हमने विदेशी मामलों में फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति कर ली है। उसके बाद में हम देखेंगे विधायी मामलों में फ्रांस के राष्ट्रपति के पास में क्या क्या पावर है। तो विधायी मामलों में देखिए, सबसे पहले हमने 2 सदन किए थे, नेशनल असेंबली और सीनेट। तो नेशनल असेंबली और सीनेट दोनों सदनों में संदेश भेजने का जो कार्य है, विधायी यानी विधायिका से संबंधित कार्य है, तो दोनों सदनों में संदेश भेजने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पहला कार्य हो गया संदेश भेजने का कार्य। द्वितीय कार्य यह हो गया कि राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति विशेष, देखिए हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अधिवेशन वर्ष में 2 बार होते हैं, 2 अक्टूबर को और 2 अप्रैल को होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है। तो विशेष अधिवेशन को बुलाने के लिए राष्ट्रपति को फ्रांस के पीएम से और दोनों असेंबलियों के अध्यक्षों से परामर्श लेना पड़ता है। यदि पीएम, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की प्रार्थना हो तो अनुच्छेद 29 तब 29 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है और विशेष अधिवेशन आर्टिकल 29 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। तो देखिए 29 के तहत राष्ट्रपति अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सभा, जो कि इसका निम्न सदन है, राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की प्रार्थना पत्र पे बुला सकता है। उसके बाद में है पुनर्विचार। तुम्हें ये चीज़ मालूम है कि कोई भी संविधान में कानून को बनाने का जो अधिकार होता है वो व्यवस्थापिका के पास होता है, और फ्रांस की व्यवस्थापिका में एक नेशनल असेंबली और एक सीनेट है। तो नेशनल असेंबली और सीनेट के द्वारा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए आता है तो राष्ट्रपति वहाँ पे हस्ताक्षर से पहले 15 दिन के अंदर अनुच्छेद 10 के अनुसार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये जो पुनर्विचार की जो शक्ति है, ये भी इसकी विधायी शक्ति में आती है। और उसके बाद में है जनमत संग्रह। देखिए, कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे सीधे ही जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है, जनता की इच्छा जानने के लिए भेज सकता है। लेकिन इसमें भी एक सीमा ये है कि कुछ विशेष विषयों से संबंधित विधेयकों को मंत्रिमंडल अथवा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर, यदि मंत्रिमंडल या संसद के दोनों सदन का संयुक्त प्रस्ताव है तो सीधे ही जनमत संग्रह के लिए भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों सदनों को राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, विशेष अधिवेशन बुला सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जनमत संग्रह सीधे ही करवा सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति संसद के अस्थायी सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन को भंग भी कर सकता है। लेकिन इसमें भी यह सीमा है कि आर्टिकल 12 यह कहती है कि यदि
दोनों सदनों के सभापति परामर्श देते हैं कि राष्ट्रीय सभा को या नेशनल असेंबली को भंग किया जाना है, तो ही राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ करी, राष्ट्रपति की विदेशी मामलों से संबंधित शक्तियाँ करी। अभी बात आती है यहाँ की न्यायिक शक्तियाँ और मार्गदर्शक शक्तियाँ। देखिए, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी है जो हमें करनी है, लेकिन देखिए कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो मात्र पढ़ने से ही याद हो जाती है और कुछ शक्तियाँ समझाने की है। तो यहाँ पे समय की तो पाबंदी है, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, उसके अलावा जो अपना सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है। तो ये जो शक्तियाँ मात्र पढ़ने से समझ में आने जैसी है और जो भी तनिक मात्र भी यदि समझाने की है तो वो मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से समझाऊंगी। तो ये तुम्हें खुद पढ़नी है। उसके बाद आती है स्वविवेकियाँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न ये भी आता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में बताएं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वविवेकीय शक्ति के बारे में देखिए, सबसे पहले तो सर्वोच्च कार्यपालिका है। सर्वोच्च कार्यपालिका का अर्थ ये होता है कि कार्यपालिका शक्ति का जो स्रोत है वह राष्ट्रपति है। उसके बाद में यह पीएम के जो चयन का व्यक्तिगत आधार रखता है। प्रधानमंत्री का चयन है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो हमें यह देखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह कैसे करता है। तो नेशनल असेंबली में विभिन्न दल होते हैं और नेशनल असेंबली के विभिन्न दलों की जो आपसी उनकी क्या इमेज है, उस इमेज के अनुसार स्वविवेक से वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और इवन प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति का ही है। वह भी इसकी स्वविवेकीय शक्ति में आता है। तो सबसे पहले तो सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति इसी में ही है, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। केवल नियुक्ति ही नहीं बल्कि पद से हटाने की भी पदच्युति भी इसके पास में है। मंत्रिमंडलीय बैठकों की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को बनाने के बाद में राष्ट्रपति इन मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी करता है, अध्यक्ष के रूप में भी बैठता है। और यहाँ पे एक कार्य इसका और है, नेशनल असेंबली को भंग करने का। नेशनल असेंबली को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार जरूर है, लेकिन दो सीमाएं हैं। पहली सीमा ये है कि एक वर्ष में 2 बार से अधिक भंग नहीं कर सकता, 2 बार भंग नहीं कर सकता। दूसरी सीमा अनुच्छेद 12 यह लगाता है कि प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के जो सभापति हैं उनकी सलाह पर ही नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। तो देखिए, यह है तो औपचारिक ही सीमाएं, लेकिन फिर भी वह एक वर्ष में एक बार ही भंग कर सकता है, 2 बार भंग नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को। और दूसरा ये है कि असेंबलियों के अध्यक्षों के परामर्श से ही नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। इसके बाद में है आपातकालीन शक्तियाँ। यह भी स्वविवेक पे है। यदि राष्ट्रपति को आभास होता है कि फ्रांस में किसी भी प्रकार का गृह युद्ध है या बाहर किसी देश के आक्रमण के कारण अशांति हो रही है, आंतरिक अशांति हो रही है, बाहरी अशांति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन का जो सारा उत्तरदायित्व होता है वह फ्रांस के राष्ट्रपति पे ही होता है। उसके अलावा वह राष्ट्रपति ही पूरे के पूरे राष्ट्र को, पूरे के पूरे फ्रांस को एक संदेश भेज सकता है कि फ्रांस में आपात आ चुका है। और इसके अलावा वह जो भी कदम उठाएगा उसमें पीएम की
और दोनों असेंबलियों, नेशनल असेंबली के अध्यक्षों की पूरे सबकी सलाह के द्वारा ही कदम उठाएगा, लेकिन स्व विवेक में आपातकालीन का जो दायित्व होता है वह राष्ट्रपति का ही होता है। उसके बाद में देखिए जनमत संग्रह के लिए विवादों को रखने की शक्ति। देखिए संसद सत्र के दौरान, यदि संसद में सत्र चल रहा है, उस दौरान दोनों असेंबलियों के संयुक्त प्रस्ताव पर, ध्यान रखिए, दोनों असेंबलियों के संयुक्त प्रस्ताव पर ही वह संयुक्त प्रस्ताव के द्वारा ही जनमत संग्रह करवा सकता है राष्ट्रपति। यदि जनमत संग्रह में उस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है या विधेयक के पक्ष में जनमत संग्रह हो जाता है तो राष्ट्रपति 15 दिन के भीतर इसकी घोषणा भी करता है। तो विधेयक की घोषणा करने का भी अधिकार जो है वह भी राष्ट्रपति को है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के पास में बहुत अधिक पावर है, बहुत शक्तिशाली है। विश्व में यदि कहीं जो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति है वह अमेरिका का है, लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत के राष्ट्रपति से तो बहुत अधिक है। किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास में बहुत अधिक शक्तियाँ हैं।